हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी शेट पे। और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में, जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और कस्टम सॉफ्टवेयर। इसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन जनरल टर्म्स में भी हमको इसे सीखना चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सॉफ्टवेयर लाइसेंस। सॉफ्टवेयर लाइसेंस एक्चुअली डेफिनेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ आपको कि ये सॉफ्टवेयर लाइसेंस एक्चुअली होता क्या है। सॉफ्टवेयर लाइसेंस एक्चुअली जब हम कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो हमें उसकी लाइसेंसिंग लेनी पड़ती है। जस्ट लाइक हम लोग कोई बाइक खरीदते हैं या कोई कार खरीदते हैं तो हमें उसकी लाइसेंस इशू करानी पड़ती है ताकि हम उसे प्रॉपर वे में यूज़ कर सकें। तो उसी तरह से किसी भी कंपनी का सॉफ्टवेयर लेने के लिए हमें उसकी लाइसेंसिंग जरूरी होती है, जिसके द्वारा हम उस सॉफ्टवेयर को फ्रीली यूज़ कर पाते हैं, इंडिपेंडेंटली यूज़ कर पाते हैं। और अगर हमने लाइसेंस नहीं परचेज किया है उसका, तो कई बार पायरेसी के टर्म्स में ये कंप्यूटर क्राइम के अंतर्गत आता है कि अगर आपने सॉफ्टवेयर पायरेसी की है, तो इंटरनेट से डाउनलोड कर लेते हैं हम लोग, या फिर कई बार फ्रेंड से बोरो कर लेते हैं कि हमें ये सॉफ्टवेयर चाहिए अपने यूज़ के लिए, तो वो यूज़ तो हम करते हैं, लेकिन अगर कंपनी चाहे तो हम पे पायरेसी का चार्ज लगा सकती है। इसलिए सॉफ्टवेयर पायरेसी नहीं करनी चाहिए, हमें ओरिजिनल सॉफ्टवेयर को परचेज करके उसको यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट, व्हाट इज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो इंटरनेट पे फ्री अवेलेबल होते हैं यूजर्स के लिए, और यूजर्स अगर चाहें, अगर आपके पास नॉलेज है तो आप उसे अपने नीड के अकॉर्डिंग मॉडिफाई भी कर सकते हैं। उसके कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, जैसे ओपन ऑफिस सॉफ्टवेयर, मोजिला फायरफॉक्स, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं। उसके बाद व्हाट इज प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर और क्लोज्ड सॉफ्टवेयर। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर या फिर उसी को क्लोज्ड सॉफ्टवेयर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जैसे कि प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर जो होता है वो किसी कंपनी का बनाया हुआ ब्रांडेड सॉफ्टवेयर होता है, जिसको कि आप यूज़ तो करते हैं परचेस करने के बाद, लेकिन आप उसके कोड को मॉडिफाई नहीं कर सकते। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में आप मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर में आप उसे मॉडिफाई नहीं कर सकते। ये सारे सॉफ्टवेयर भी फ्रीली अवेलेबल होते हैं, या फिर इन्हें खरीद भी सकते हैं आप, ठीक है, लेकिन आप इन्हें मॉडिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, एग्जाम्पल में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो हम लोग यूज़ करते हैं, मैक्सिमम टाइम नेट से डाउनलोड करके भी यूज़ करते हैं, लेकिन कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर पाते हैं। सेम टू सेम कंडीशन MS ऑफिस के साथ भी है। मैक OS मैंने बताया कि एप्पल की PC में पिछले वीडियो में बताया था, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो मैक OS जो होता है वो एप्पल के कंप्यूटर में यूज़ होने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम को मैक OS बोलते हैं। और iOS आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम, आईफोन जो होता है उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है उसका नाम है iOS। ओके, इसका फुल फॉर्म है आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है व्हाट इज फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर। फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर जो होता है वो समटाइम फ्रीली अवेलेबल होता है, और इसको मतलब कोई ज़रूरी नहीं है इसको आप मतलब फ्री में यूज़ तो करते हैं, लेकिन आप इसे मॉडिफाई नहीं कर सकते, या समटाइम्स मॉडिफाई कर भी सकते। मतलब इस सॉफ्टवेयर में प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर दोनों का ये मतलब समझिए कि एक तरीके से हाइब्रिड है ये। ओके, इसमें ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में के भी कुछ एग्जांपल्स आते हैं और कुछ आपके इसके प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के भी कुछ एग्जांपल्स इसमें आपको मिलेंगे। ओके, जैसे एक्चुअली मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर को हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये फ्रीली अवेलेबल होते हैं, ये फिक्स है कि इसको आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर तो सारे ही फ्रीली अवेलेबल हैं, इसलिए वो फ्रीवेयर की कैटेगरी में आ सकते हैं। अदर देन दैट विंडोज़ मूवी मेकर है, ये एक प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है एक्चुअली, यानी प्रोप्राइटरी का मतलब आप उसे मॉडिफाई नहीं कर सकते, लेकिन ये फ्री में अवेलेबल है। सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कियोस्क। कियोस्क जो है नाम नया हो सकता है आपके लिए, लेकिन हो सकता है कि आप इसे जानते होंगे, बहुत सारे लोग देखे भी होंगे। मैं इसे बताता हूँ। जैसे कई बार क्या होता है कि हम लोग मेट्रो सिटीज़ में ट्रेवल करते हैं तो देखते हैं वहाँ पे कि एक फिजिकल स्ट्रक्चर होता है कंप्यूटर जैसा, या फिर कोई ऐसा डिवाइस होता है जहाँ पे हम लोग कॉइन डालते हैं और हमें वहाँ से स्नैक्स या फिर कोल्ड ड्रिंक या जो भी चीज़ें हमें न्यूज़पेपर हमारी यूज़ की होती हैं वो हम बाई कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो कियोस्क एक फिजिकल स्ट्रक्चर होता है जो कंप्यूटर के डिस्प्ले स्क्रीन की जैसा होता है, जहाँ से हम न्यूज़पेपर, रिफ्रेशमेंट वगैरह परचेस कर सकते हैं, टिकट वगैरह भी परचेस कर सकते हैं। टिकट वाला तो सभी ने देखा होगा, क्योंकि रेलवे स्टेशन पे आजकल क्या हुआ है कि एक टिकट काउंटर पे जाने के वजह से बहुत भीड़ होती है टिकट काउंटर पे, तो उसके लिए
टिकट काउंटर के ठीक पास में ही एक कंप्यूटर जैसा, एक्चुअली देखने में एटीएम की तरह लगता है, वहाँ पे हम अपने टिकट को परचेज कर सकते हैं या फिर अपने रूट वगैरह को भी देख सकते हैं। तो वो एक तरीके का कियोस्क है, ठीक है। तो वो जो डिवाइसेस होते हैं ना, जिनमें हम लोग पैसा डाल के और सामान खरीद लेते हैं, टिकट होगा या फिर न्यूज़पेपर कुछ भी, तो वो कियोस्क उसको बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज इंटरफेस। अब कोई भी इंटरफेस का मतलब एक तरीके से ब्रिज, दो चीज़ों को कनेक्ट करने वाली वस्तु को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरफेस बोलते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी हार्डवेयर हो सकता है या कोई भी सॉफ्टवेयर हो सकता है जो एक तरीके से, मतलब हम लोग जैसे दो चीज़ें हैं हमारे पास, दो लोग हैं और दो लोगों को कम्युनिकेट करना है, तो दो लोगों को कम्युनिकेट करने के लिए हमारे पास जो लैंग्वेज का यूज़ करेंगे वो एक इंटरफेस का काम करेगा, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग कंप्यूटर को यूज़ करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो इंटरफेस होता है, ठीक है। कंप्यूटर और यूज़र के बीच में जो कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करे वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो एक तरीके से इंटरफेस की तरह काम करता है, ठीक है। उसी तरीके से टच स्क्रीन भी है, हम लोग टच स्क्रीन के थ्रू, मतलब इस इंटरफेस की कैटेगरी में हार्डवेयर भी आते हैं और सॉफ्टवेयर भी आते हैं। एक तरीके से टू और मोर ऑब्जेक्ट को एक साथ जोड़ने के लिए जिन चीज़ों का यूज़ होता है, ठीक है। जैसे दो लोग हैं, दोनों लोग अलग अलग लैंग्वेज को जानते हैं, तो दोनों के साथ कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर कोई तीसरा आ जाए जो दोनों की लैंग्वेज को जानता हो तो दोनों का कम्युनिकेशन वो करवा सकता है, ट्रांसलेट कर करके बताएगा वो, तो दोनों एक दूसरे की बातों को समझ जाएंगे। तो वो जो तीसरा बंदा है वो एक तरीके का इंटरफेस है, ठीक है। इसके बाद कुछ एक्टिविटीज़ हैं बुक में, उनको मैंने सॉल्व किया है। तो उन एक्टिविटीज़ को कैटेगराइज, जैसे इसमें फर्स्ट नंबर है पेज नंबर 4 का, इसमें कंप्यूटर लैब में जो हार्डवेयर हैं उनको ये बताना है कि वो किस टाइप के हार्डवेयर हैं। तो आपके कंप्यूटर लैब में जो भी हैं हार्डवेयर उनको मैंने कैटेगराइज किया है। मॉनिटर जो है वो आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, माउस इनपुट डिवाइस है, प्रोजेक्टर भी है जो आउटपुट डिवाइस है, स्कैनर जो इमेज वगैरह को इनपुट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, फोटोज़ को या कोई भी डॉक्यूमेंट को, वो स्कैनर है, वो इनपुट डिवाइस है। स्पीकर जिससे हमें म्यूज़िक या फिर साउंड सुनाई देता है, वो एक आउटपुट डिवाइस है। उसके बाद एक्टिविटी है, कंप्यूटर लैब में किस तरीके का सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, लाइब्रेरी में कौन से सॉफ्टवेयर का यूज़ होता है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट पे किस सॉफ्टवेयर का यूज़ होता है, या फिर फी काउंटर पे जिस सॉफ्टवेयर का यूज़ होता है, उनकी लिस्ट मैंने यहाँ पे दे रखी है। आप यहाँ से इसे नोट डाउन करके और इसे रिमेंबर कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद मोबाइल फ़ोन में कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। तो आईफोन मैंने बताया, आईफोन में iOS आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। सैमसंग या फिर नोकिया, रियलमी, ओप्पो, वीवो, रेडमी, आजकल तो सारे स्मार्टफोन्स में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम ज़्यादातर यूज़ होता है। लेकिन सैमसंग के फ़ोन में पुराने ज़माने के जो कीपैड वाले फ़ोन आते थे उसमें जावा के ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ होता था, तो जावा से बने हुए ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ होता था। नोकिया में साइबियन करके कोई ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करता था, लेकिन अब तो स्मार्टफोन्स में एंड्रॉयड्स ही यूज़ होते हैं, ठीक है। उसके बाद लैपटॉप में कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ इंस्टॉल होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल फ़ोन में कौन सा होता है, मैक्सिमम टाइम एंड्रॉयड होता है। अगर किसी के पास एप्पल का फ़ोन होगा तो iOS इंस्टॉल होगा उसमें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो पेज नंबर 9 पे हैं, जिनको आप लोग बुक की मदद से, मैंने यहाँ पे सिर्फ आंसर मेंशन किया है, ओके। लेकिन आप इसमें मतलब जो रिसर्च एक्टिविटी है ये वाली इसको मैं बताता हूँ। एटीएम मशीन जो होती है वो किस ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करती है, क्योंकि एटीएम में भी तो बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं ना, कैश विड्रॉ करना या फिर बैलेंस इंक्वायरी करना, मिनी स्टेटमेंट, या और भी बहुत सारी चीज़ें। ये सारी चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, क्योंकि कंप्यूटर जहाँ पे होगा वहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम जरूर होगा, तो वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कि कंप्यूटर जो है वो ऑन होने में कितना समय लगाता है। पेज नंबर 11 वाला जो यहाँ पे है वो कंप्यूटर ऑन होने में कम से कम 1 या 2 मिनट का समय लेता है, ठीक है। उसके बाद कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है आपके कंप्यूटर में, तो मैं अपने कंप्यूटर की बात करूं अगर, तो मेरे में विंडोज़ का 10 वर्जन इंस्टॉल है। उसी तरीके से जो पेज नंबर 13 की एक्टिविटी है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ वी आर यूजिंग कंप्यूटर फॉर सर्चिंग इमेजेस ऑन इंटरनेट डू वी यूज़ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। मैंने अगर हम लोग अब इमेज को सर्च कर रहे हैं इंटरनेट पर तो हमको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी, तो बिल्कुल पड़ेगी। एंटीवायरस होना जरूरी है हमारे कंप्यूटर में।
अगर एंटीवायरस रहेगा तो हमको इंटरनेट से वायरस आने का खतरा कम रहेगा। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, जिसमें कि एक वीडियो दिखाया गया है, तो उससे रिलेटेड आंसर यहाँ पे है 2 नंबर। 3rd नंबर में पूछा है कि व्हाट डज ए बैकअप सॉफ्टवेयर डू। तो मैंने पीछे बताया है बैकअप सॉफ्टवेयर का क्या काम है, लेकिन यहाँ फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। बैकअप सॉफ्टवेयर जो होता है वो हमारे फाइल्स को एक कॉपी क्रिएट करके रखता है, और जब कंप्यूटर में हम लोग डाटा लॉस्ट होता है या कंप्यूटर से डाटा डिलीट हो जाता है किसी भी कारण से, तो बैकअप का ही यूज़ करके हम लोग जो है अपने कंप्यूटर से डाटा को रिकवर करके, उस डाटा को रिकवर करके रिस्टोर करके फिर से यूज़ कर पाते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर पेज नंबर 14 की जो एक्टिविटी है वहाँ पे भी एक सॉफ्टवेयर के बारे में पूछा है कि कैलकुलेशन करने के लिए या सिंपल कैलकुलेशन करने के लिए किस तरीके का सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी, तो वो है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। ठीक है। नेक्स्ट जो है ये कुछ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में, ये वाली पीछे बात हम डिस्कस कर चुके हैं, रिसर्च एक्टिविटी, तो ये पीछे है, उसी का मतलब 2nd क्वेश्चन था, तो उसको मैंने यहाँ पे ही कॉपी कर दिया है। एक्टिविटी पेज नंबर 19 में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है, मैंने जहाँ जहाँ डिफाइन किया था वहाँ पे इसके बारे में बताया था, आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। 2 एग्जाम्पल्स मैंने दे रखे हैं सभी के। इसके बाद कुछ आइकन्स दिए हुए थे। ठीक है, पेज नंबर 19 में, और आइकन्स को पहचानना था और उन आइकन्स का नाम लिखना था और वो किस कैटेगरी के सॉफ्टवेयर है ये भी बताना था। तो वर्ड प्रोसेसर है पहला वाला, फर्स्ट वर्ड प्रोसेसर के 2 एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ओपन ऑफिस राइटर। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के भी 2 एग्जांपल्स हैं, एमएस पावर पॉइंट एंड ओपन ऑफिस इम्प्रेस। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जो कैलकुलेशन करने के काम में आते हैं या लिस्टिंग कोई करनी होती है किसी चीज़ की तो वहाँ पे यूज़ होते हैं, तो ओपन ऑफिस कैल्क और एमएस एक्सेल का यूज़ होता है। पेंटिंग और ड्राइंग सॉफ्टवेयर, पेंटिंग और ड्राइंग करने के लिए आपको तो बहुत अच्छे से पता होगा एमएस पेंट, और एक टक्स पेंट जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है इसका भी यूज़ होता है। उसके बाद मीडिया प्लेयर सॉफ्टवेयर, मीडिया प्लेयर यानी ऑडियो वीडियो प्ले करने के लिए हमें सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, तो वहाँ पे मीडिया प्लेयर सॉफ्टवेयर का यूज़ है, तो वो है फर्स्ट वीएलसी मीडिया प्लेयर और सेकेंड है विंडोज़ मीडिया प्लेयर। ओके, और लास्ट है इसका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और उसके टर्म्स ऑफ लाइसेंस, माने यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है वो कौन कौन से हैं और वो किस, उनकी लाइसेंसिंग किस कारण हुई है, क्या काम करेंगे वो। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, फर्स्ट इसका क्या है, स्कैन वायरस एंड रिमूव फ्रॉम सिस्टम, माने इस वायरस को स्कैन करता है और कंप्यूटर सिस्टम से रिमूव करने का काम करता है। उसके बाद 2nd नंबर है रिपेयर डैमेज फाइल्स, यानी कोई फाइल अगर वायरस के आने से डैमेज हो गई है तो उसे वो रिपेयर कर देता है, कोशिश करता है रिपेयर करने की, क्योंकि अगर वो काम की फाइल होगी तो उसे डिलीट नहीं करता है। उसके बाद बैकअप, मैंने बताया बैकअप 2 बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ, यहाँ पे अब लास्ट उसका एक मतलब एक निचोड़ यहाँ पे दिया हुआ है, शॉर्ट फॉर्म में एक्सप्लेन करना है। तो कीप कॉपी ऑफ फाइल्स की कॉपी को वो स्टोर करके रखना बैकअप कहलाता है। एंड रिस्टोर फाइल्स व्हेन डाटा इज लॉस्ट, जब डाटा लॉस होता है तो हम लोग उसी फाइल को जो कॉपी क्रिएट करके रखे थे उसका यूज़ कर सकते हैं। डिस्क क्लीनअप, डिस्क क्लीनअप का मतलब होता है कि हमारे कंप्यूटर में जो डिस्क होती है, मैंने बताया कि सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, ये हार्ड डिस्क को हम लोग डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करते हैं, सी डी ई एफ अपने नीड के अकॉर्डिंग। तो डिस्क क्लीनअप का काम होता है कि ये हार्ड डिस्क को स्कैन करता है और फ्री करता है स्पेस को। ठीक है, अगर हमारे हार्ड डिस्क में कोई अनवांटेड फाइल्स हैं और उस फाइल्स को हमारे कंप्यूटर का कोई यूज़ नहीं है तो वो कंप्यूटर में से उसको डिलीट करने का काम करता है। तो ये था चैप्टर 1 का फुल एक्सप्लेनेशन, जो भी पॉइंट्स थे मैंने 1 बाय 1 एक्सप्लेन किया, उसके साथ ही जो भी एक्टिविटी बुक में दी हुई थी उसको भी मैंने 1 बाय 1 एक्सप्लेन किया है। तो इन एक्टिविटीज़ को भी आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, और बहुत मेहनत लगती है वीडियोस को बनाने में, तो इसे ध्यान से देखें, इससे सीखने की कोशिश करें, अपने क्लासमेट्स, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें जिससे उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।